हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं निमोनिया के बारे में। इस वीडियो पे हम ये देखेंगे कि निमोनिया होता क्या है, निमोनिया किन लोगों को होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण और कारण क्या क्या है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है। ये एक अवेयरनेस क्रिएटिंग वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका हर एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी स्लाइड को मिस कर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि निमोनिया होता क्या है। चलिए, बिना लेट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि निमोनिया है क्या। यहाँ पे बताया गया है, निमोनिया इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा कॉज्ड बाय द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू ब्रूनर एंड सिद्धार्थ। इसका ये मतलब यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम हमारे लंग पैरेन्काइमा को इन्फेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे सूजन आ जाती है, उसे हम निमोनिया कहते हैं। यहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं कि निमोनिया कैसे होता है। यहाँ पे बताया गया है बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण निमोनिया होता है। खास करके यहाँ पे बताया गया जैसे बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, फंगस, वायरस, तो ये सब चीज़ों के कारण से निमोनिया होता है। निमोनिया के क्लासिफिकेशंस हम देखेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार के निमोनिया होते हैं। कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया, निमोनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट एंड एस्पिरेशन निमोनिया। किन किन को ज़्यादा चांसेस है निमोनिया होने का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है जो लोग लंबे समय तक बीमार होते हैं उन्हें निमोनिया होने की ज़्यादा चांसेस रहती है। जो सिवियर एक्यूट इलनेस जिनको होता है उन्हें भी निमोनिया होने की चांसेस रहती है। एंड सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम फ्रॉम डिजीज और मेडिकेशन। इसका मतलब है जब कोई इंसान दवाई लेता है या जब कोई इंसान को बीमारी होती है तो उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण से निमोनिया होने का चांसेस होता है। और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है निमोनिया होने का। हम अभी पैथोफिजियोलॉजी के बारे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इंसान को निमोनिया होता कैसे है। जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अंदर आता, हमारे शरीर के अंदर आता है, वो सीधा जा करके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। एक बार जब वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है तब क्या होता है, जो एरियोला होता है वो सूज जाती है। ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है, साथ ही साथ वहाँ पे एक्सुडेट का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, और जिसके कारण से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक तरीके से ले नहीं पाता है इंसान। ओके, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है उसे। अभी हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में यहाँ देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है जो भी पेशेंट होता है निमोनिया का, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगता है और साथ ही साथ में उसे तेज बुखार आता है। बुखार को हम 2 रूप में देख सकते हैं, या तो सेल्सियस या तो फ़ारेनहाइट में। अगर आप देखना चाहो तो सेल्सियस में बताया गया है कि लाइक 38.5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हो टू 40.5 डिग्री सेल्सियस। एंड दूसरा में बताया गया फ़ारेनहाइट में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, उतना तेज बुखार उस निमोनिया वाले पेशेंट को होता है। फिर यहाँ पे बताया गया जब पेशेंट सांस लेता है और उसके जोर से कफ आती है तो उसकी छाती में दर्द उठता है। और साथ ही साथ यहाँ पे तीसरा पॉइंट में बताया गया है, अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो उनका जो सांस है वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है। जैसे यहाँ बताया गया है 25 टू 45 ब्रेथ पर मिनट, इतना तेजी रफ्तार से वो चलेगा। और दूसरा में बताया गया है या तो उसे सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा साइन एंड सिम्टम्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे भी साइन एंड सिम्टम्स बताया गया। यहाँ पे बता रहा है कि पेशेंट का जो पल्स रेट होता है वो बढ़ जाता है। 10 बीट्स पर मिनट के हिसाब से वो चलने लगता है। जब पेशेंट को फीवर होती है तब उसका पल्स रेट भी साथ ही साथ बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है, जब पेशेंट को फीवर होता है उसका मतलब ये होता है कि उस पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाता है फीवर के साथ में। ब्रेडिकार्डिया का ये मतलब होता है कि उसकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत धीरे हो जाती है। तो ये बहुत सारे हमने साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे देख लिया है। अभी हम देखेंगे कि और दूसरा क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है। पहला हो गया आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ पे बताया गया है
ये भी आपका साइन एंड सिम्टम्स में ही आता है। दूसरे वाले साइन एंड सिम्टम्स में यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट को सिर पे बहुत ज़ोर से दर्द होगा और उसकी जो फीवर होगी वो बहुत लो रहेगी, लो ग्रेड फीवर। साथ ही साथ पेशेंट को छाती पे दर्द होगा, मैल्जिया होगा, रैशेस हो जाएगा उसके शरीर पे, फेरेंजाइटिस हो जाएगा उसे, और कुछ दिनों के बाद उसे म्यूकोपुरुलेंट स्पूटम निकलने लगेगा। हम यहाँ पे देखेंगे सिवियर टाइप की निमोनिया में क्या क्या होता है। फ्लश्ड चिक, फिर दिखा रहा है यहाँ पे लिप्स और नेल बेड्स जो है उसमें साइनोस हो जाती है। तो ये सारे आपके सिवियर टाइप के निमोनिया में होता है। और भी है जो हम आगे देखेंगे। सिवियर निमोनिया में हमने ऑलरेडी देखा कि क्या क्या होता है। अब आगे हम देखेंगे कि बलगम में क्या क्या दिखने को मिलता है। जो बलगम होती है वो थोड़ी रस्टी हो जाती है और उसमें हल्का सा ब्लड दिखने को लगता है और साथ ही साथ वो बलगम हरा दिखने लगता है। और ये सारा डिपेंड होता है आपका इटियोलॉजिकल एजेंट के वजह से। इटियोलॉजी जैसा कि कौन सा वायरस छाती में अटैक किया है या कौन सा बैक्टीरिया छाती को अटैक किया है, जिसके कारण से जब वो पेशेंट जोर से खांसता है, जोर से कफ निकालता है अपना या जोर से बलगम निकालता है अपना, तो उसमें हम हल्का से खून देखने को मिलता है और साथ ही साथ वो बलगम हरा रंग का दिखने को मिलता है। और सिवियर निमोनिया का जो पेशेंट होता है उससे खाने की क्षमता नहीं रहती है, वो उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है और साथ ही साथ में वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने को लगता है। ये सारे चीज हम सिवियर निमोनिया में देखने को मिलता है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हम देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमें पेशेंट की पक्का हिस्ट्री लेना है और साथ ही साथ में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है और हमें पेशेंट को भेजना है चेस्ट एक्सरे के लिए। उसमें पता चल जाएगा कि उसे निमोनिया हुआ है या नहीं उसके चेस्ट एक्सरे से। और साथ ही साथ उसका ब्लड स्पूटम कल्चर भी करने के लिए भेजना है हमें। तो ये सारी चीज़ों से हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है या नहीं। हाउ टू कलेक्ट स्पूटम, यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पूटम को कैसे कलेक्ट करते हैं, मतलब बलगम को कैसे कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हमें अपने मुंह को पानी से धो लेना है, मुंह को अच्छे से कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद गहरी सांस लीजिए, उसके बाद में जोर से आप खांसिए। ज़्यादा ज़ोर से कफ करोगे तो आपके छाती से जो भी बलगम है आपके छाती में वो तुरंत बाहर निकल के आएगा और उस बलगम को आपको एक स्टेराइल कंटेनर में जमा करना है और उसे आपको लैब में भेजना है। तो ये है आपका स्पूटम कलेक्ट करने का तरीका। अभी हम ट्रीटमेंट के बारे देखेंगे। निमोनिया पेशेंट को हम कौन कौन सी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उसे एंटीबायोटिक की डोज देनी पड़ेगी। दूसरा, उन्हें बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो हमें उन्हें बोलना पड़ेगा कि आप अच्छे से बेड रेस्ट लीजिए और साथ ही साथ में उसे ऑक्सीजन थेरापी देना पड़ेगा। अगर पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे हमें ऑक्सीजन थेरापी देना पड़ेगा पेशेंट को। तो ये ट्रीटमेंट है, और भी ट्रीटमेंट है, हम आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सपोर्ट। क्या क्या रेस्पिरेटरी सपोर्ट हम दे सकते हैं निमोनिया के पेशेंट को। सबसे पहला, हमें उसे ऑक्सीजन देना रहता है। अगर वो ऑक्सीजन से भी नहीं और सांस ले पा रहा है तो हमें उसका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना पड़ता है और लास्ट में मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट को डालना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ हम एक निमोनिया पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे सकते हैं ये सारे चीज़ों से। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको निमोनिया के बारे में समझ में आ गया है। ये एक अवेयरनेस क्रिएटिंग वाली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी ऐसा दिक्कत होती है सांस लेने में या आपका बलगम में कभी खून आता है तो कृपया करके अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और सेफ रहें। धन्यवाद।